तो भाई हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हिंदी व्याकरण डिस्कस कर रहे थे ना। और हिंदी व्याकरण ये हम लोगों का रिवीजन चल रहा है, क्योंकि हिंदी व्याकरण की अगर बात करें तो हिंदी भाषा हम लोग 2-3 बार पढ़ चुके हैं। पूरा साहित्य वाला भी पोर्शन पढ़ चुके हैं हम लोग। जैसा कि आप सबको बताया है कि साहित्य में जो प्रश्न होता है वो आपका ये होता है, साहित्यिक इतिहास से होता है, कुछ साहित्यिक रचनाओं से होता है, और इसके बाद जितने भी साहित्यिक इतिहास के काल विभाजन है उनकी विशेषताएं और उनके प्रमुख रचनाएं, इन्हीं से ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद हम लोगों ने भाषा पे डिस्कस किया था, और भाषा, बोली, विभाषा में क्या अंतर होता है, साथ ही हिंदी का विकास कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुआ, और हिंदी का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, इन सारे चीजों पे हम लोग क्या किए थे? चर्चा किए थे। अब हम लोग व्याकरण का रिवीजन कर रहे थे, और हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या? आपका उपवाक्य। क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? वाक्य डिस्कस कर रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? वाक्य। तो वाक्य पिछले टर्न पे हम लोग का हो गया है कवर। जैसा कि आप सबको बता दे कि जब हम लोग हिंदी व्याकरण की अगर बात करें बेटा, तो हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या? आपका वर्ण या फिर ध्वनि या फिर अक्षर। सबसे पहले हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था। यानी हम लोग वर्ण पढ़े थे, ध्वनि पढ़े थे और अक्षर पढ़े थे। इसके बाद इन्हीं दोनों से जो आपका बनता है वो होता है आपका क्या? शब्द होता है। शब्द से जो बड़ा होता है उसको हम लोग पद कहते हैं। पद से जो बड़ा है उसको हम लोग पद बंध कहते हैं। और पद बंध से जो चीज बड़ा होता है उसको हम लोग कहते हैं उपवाक्य। क्या कहते हैं? उपवाक्य। यानी पदबंध से जो बड़ा है उसको हम लोग कहते हैं उपवाक्य, और उपवाक्य से जो बड़ा है उसको हम लोग कहते हैं क्या? वाक्य। पहले हम बात करेंगे वाक्य की। वाक्य क्या होता है? तो विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, यानी किसी भी व्यक्ति की जो विचार है, जो भावना है, उन विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जब स्वतंत्र रूप से अक्षरों को या शब्दों को हम लिखते हैं तो वह है वाक्य कहलाता है। वाक्य के मूलतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। पहला जो होता है वो होता है कर्ता और क्रिया के अनुसार। कर्ता और क्रिया के अनुसार जब हम लोग वाक्यों को बांटते हैं तो उद्देश्य और विधेय होता है। उद्देश्य का मतलब ऐसे टेंस या कोई जिससे यह बोध, बोध का मतलब क्या होता है? समझ। बोध का मतलब क्या होता है? समझ। यानी कि ऐसा कोई भी वाक्य जिससे ये बोध पैदा कि किसी के बारे में कहा जा रहा है। जैसे हमने कहा राम ने खाना खा लिया, ठीक है। सीता स्कूल जाती है, गीता गाना गाती है। तो जिसके बारे में कहा जा रहा है वो हमारा क्या होता है? उद्देश्य होता है। जैसे राम, सीता और गीता। और इसके साथ जो क्रिया है, क्रिया के साथ वस्तु, यानी वस्तु के साथ जो क्रिया के तक ले ले तो वो हमारा क्या होता है? विधेय होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहां पे लिख दिया गीता गाना गाती है, ये हमारा वाक्य हो गया। अब गीता जो है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई? तो उद्देश्य हो जाएगा। गीता क्या है? उद्देश्य है। और क्रिया क्या है? गाती है। गाती है वो क्या है? ये है आपका क्रिया। और ये क्या है? तो गाना क्या है? ये क्या है? तो गाना भी क्या, यानी क्रिया के साथ जो वस्तु लगा है वह पूरा क्या हो जाता है? आपका विधेय हो जाता है। क्या हो जाता है? विधेय हो जाता है। तो वाक्यों में उद्देश्य और विधेय का जो एक तरीके से प्रदर्शित किया जाता है वो इसी प्रकार से क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। तो यहां तक बात समझ में आई। अब इसके बाद
वाक्य का जो दूसरा भेद होता है वो होता है रचना के आधार पर। क्या होता है? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्यों की कुल संख्या होती है कितनी? 3। कितनी होती है? 3। पहला जो होता है वो कौन सा है? क्या है? सर्व या साधारण वाक्य। अगला है आपका संयुक्त वाक्य। क्या है? संयुक्त वाक्य। और तीसरा जो है वो क्या है आपका? तो है विशिष्ट वाक्य, या इसको हम लोग कहते हैं मिश्रित वाक्य। विशिष्ट या मिश्रित वाक्य। तो ये 2 तरीके का वाक्य तो आपका हो गया। तीसरा जो वाक्य है वह होता है आपका, वाक्य का जो विभाजन हुआ तीसरा वो हुआ अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर अगर वाक्यों की बात करें तो इनकी कुल संख्या कितनी होती है भाई? 8। पहला जो होता है उसको कहते हैं विधान। क्या कहते हैं हम लोग? विधान वाचक वाक्य। दूसरा जो होता है वो होता है निषेध। क्या होता है? निषेध वाचक वाक्य। अब इसके बाद विस्मय है, प्रश्न है, आज्ञा है, ठीक है, और इच्छा है, ठीक है, संकेत है। तो ये 2 जो है वो मेन है जहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो कल हम लोग मतलब क्या किए थे? पूरे वाक्यों के बारे में रचना कर लिए थे। हम सबसे बड़े इकाई से आरंभ किए हैं। अब आज हम लोग जिस विषय वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे या जो हमारा टॉपिक है वो है आपका क्या? शब्द। क्या है भाई? शब्द। तो हम आज क्या करेंगे? शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? शब्द। अब बात करते हैं सबसे पहले शब्द का परिभाषा। तो शब्द का सार्थक परिभाषा जो होता है वो होता है वर्णों का स्वतंत्र एवं व्यवस्थित रूप। साधारण शब्दों में कह सकते हैं शब्द क्या होता है? तो वर्णों का स्वतंत्र और सार्थक तथा व्यवस्थित रूप। ठीक है। शब्दों की बात करें तो वर्णों का यानी शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों का सार्थक, स्वतंत्र और सार्थक समूह ही क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। शब्द का मूल महत्व क्या होता है? तो शब्द का मूल महत्व होता है अर्थ। शब्द का मूल महत्व क्या होता है? अर्थ। हर शब्द का कोई न कोई अर्थ होता है। ठीक है। हम सार्थक, जैसे आप कह रहे हैं सार्थक शब्द, आपने कहा ना सार्थक, वर्णों का सार्थक समूह। तो सार्थक समूह कैसे होगा? यानी कि वह वर्ण जो क्या हो, मिले या उनके मिलने से जब कोई अर्थ प्रकट हो, जब कोई अर्थ प्रकट हो तो वो क्या कहलाएगा? आपका शब्द कहलाएगा। जब तक शब्द का अर्थ न निकले तब तक शब्द सार्थक नहीं है। ठीक। तो आज हम लोग इसी के बारे में पूरा विधिवत क्या करेंगे? चर्चा करेंगे कि शब्द क्या होता है और इसके साथ साथ शब्द के भेद क्या होते हैं, और अलग अलग चीजों पे हम लोग क्या करेंगे? बढ़िया से विधिवत चर्चा करेंगे। अब यहां पे देखिए दिया गया है जैसे कि पारिभाषिक तौर पर क्या दिया है? एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र या सार्थक ध्वनि शब्द कहलाता है। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द, न, व और अन्य वर्णों से निर्मित शब्द जैसे कुत्ता, शेर, कमल, नयन, प्रसाद और परमात्मा। कहने का अभिप्राय है कि एक वर्ण का कोई अर्थ नहीं निकलता। आप उसे वर्ण कहिए बेटा, या अक्षर कहिए, या ध्वनि कहिए। ठीक है। कहीं कहीं उसे वर्ण के रूप में भी कहा जा सकता है, ध्वनि के रूप में भी कहा जा सकता है, और अक्षर के रूप में भी कहा जा सकता है।
अब एक चीज जान लीजिए, अकेला अक्षर किसी भी प्रकार के शब्द का निर्माण नहीं करता। अकेला कोई भी अक्षर हो, चाहे वो क हो, चाहे तुहार ह हो, चाहे वो प हो, अकेला अक्षर किसी भी प्रकार के क्या करता है, अर्थ को प्रकट नहीं करता। ठीक, अर्थ को प्रकट यानी अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए हमें स्वर और व्यंजन का साथ लेना होगा। किसका लेना होगा? स्वर और व्यंजन। हम जब तक स्वर और व्यंजन का साथ नहीं लेंगे तब तक आपका जो शब्द है वह अर्थपूर्ण क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो सार्थक शब्द का मतलब होता है जब तक शब्द का कोई अर्थ न निकले तब तक हम लोग शब्दों को सार्थक नहीं मानते। अब स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र का मतलब ये होता है कि वो वर्ण आपस में स्वतंत्र हैं, आप उनको के इकट्ठा कर सकते हैं, और आपके इकट्ठा करने का क्रम ऐसा होना चाहिए जिसका कोई अर्थ निकले, का कोई अर्थ निकले। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? अब चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं शब्द की। क्या कह रहा है? शब्द विचार हिंदी व्याकरण का दूसरा खंड है। क्या है? दूसरा खंड है, जिसके अंतर्गत शब्द की परिभाषा, भेद, उपभेद, संधि विच्छेद, रूपांतरण, निर्माण आदि से संबंधित नियमों पर विचार किया जाता है। एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि ही क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। साथ ही एक वर्ण से निर्मित शब्द यानी न या व, अनेक वर्णों से निर्मित शब्द यानी जैसे कुत्ता, शेर, कमल, नयन, प्रसाद, सर्वव्यापी, परमात्मा आदि भारतीय संस्कृति में शब्द को क्या कहा गया है? ब्रह्मा कहा गया है। तो एक चीज इसको हम लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है, कि हिंदी साहित्य में या एक तरीके से कहा जाए कि भाई शब्द का ब्रह्मा मतलब भाषा का ब्रह्मा किसे कहा गया है? तो शब्द को कहा गया है। भाषा का ब्रह्मा किसे कहा गया है? शब्द को कहा गया है। अब शब्दों के प्रकार की हम बात कर लेते हैं। तो शब्द कुल कितने प्रकार के होते हैं भाई? 4। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4। पहला होता है व्युत्पत्ति के आधार पर। पहला क्या है? व्युत्पत्ति के आधार पर। दूसरा जो शब्द होता है वो होता है आपका उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा जो है वो है प्रयोग के आधार पर। चौथा जो है वो है आपका अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो शब्द कितने हो गए? 4। शब्द कितने हो गए? 4। वाक्य कितने थे? 3। वाक्य के कलड़िका तो 3, और शब्द वाक्य कठलिका तो 4। कौन कौन? पहला कौन? तो व्युत्पत्ति के आधार पर। पहले का नाम व्युत्पत्ति, दूसरे का नाम उत्पत्ति, तीसरे का नाम प्रयोग, और चौथे का नाम अर्थ। एक को लईकी नहीं, कुल लईका। ठीक, तो ये 4 आपके क्या है? शब्दों के भेद हैं। अब एक एक भेद को हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, उसके परिभाषा को देखेंगे और साथ ही उसके उदाहरण को देखा जाएगा। हिंदी व्याकरण हम आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा हम लोग सेकेंड टाइम रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि जैसा आप जानते हैं पेट की परीक्षा से लेके टेट, सी टेट, बीएड एंट्रेंस, सीयूईटी एंट्रेंस, और इसके अलावा अगर आप जैसे किसी भी प्रकार का यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा अगर भर्ती कोई क्या हो रहा है, प्रायोजित किया जा रहा है, तो उसमें आपसे हिंदी के प्रश्न पूछेंगे। साथ ही यूपीएसआई हुआ, यूपीपी हुआ, और इसके साथ आपका अग्निवीर हुआ, तो इसमें भी जीडी हुआ, तो भी आपसे हिंदी का प्रश्न क्या किया जाता है? अग्निवीर में तो नहीं आता, जीडी में आता है। ठीक है, वहां से हिंदी का प्रश्न पूछा जाता है। तो हिंदी के हर टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं है जिसको छोड़ा गया है। ठीक,
तो एक एक चीज को बहुत विधिवत से आप समझ लीजिए। जो आपको पंचिंग लाइन बोलते हैं या नोट करने के लिए कहते हैं उसको नोट कर लीजिए। साथ ही वीडियो तो आपका यूट्यूब पे है ही, तो आप अभी डिस्क्रिप्टिव लेक्चर अटेंड कर लीजिए। बाद में हर टॉपिक पे हम लोग एमसीक्यू हल करेंगे। अब हम लोग एक एक बिंदुओं की बात करते हैं। पहले बात करते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। अब आप कहेंगे कि सर व्युत्पत्ति और उत्पत्ति में अंतर क्या है? व्युत्पत्ति और उत्पत्ति में क्या अंतर है? कोई बता सकता है? हिंदी में दो वर्ड आया आपका, आपके समझ दो, व्युत्पत्ति और उत्पत्ति। नहीं, व्युत्पत्ति का मतलब होता है बनावट। हाँ, व्युत्पत्ति का मतलब क्या होता है? बनावट। तो व्युत्पत्ति के आधार पर मतलब बनावट के आधार पर, और उत्पत्ति का मतलब होता है जन्म। उत्पत्ति का मतलब क्या होता है? जन्म। ठीक, तो पहले हम लोग व्युत्पत्ति अर्थात बनावट के आधार पर शब्दों को पढ़ते हैं। किताबी भाषा में जो डिफिनेशन दिया है वो आपका बताया गया है कि भैया व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, और ये तीनों शायद हम आप लोग को पढ़ाए भी हैं। पहला है ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। ऋण शब्द और यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द, ये तीनों शब्दों का विभाजन बनावट के आधार पर किया गया। किसके आधार पर किया गया? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को क्या किया गया? विभाजित किया गया। अब यहां पे कह रहा है कि जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हो और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो तथा जिनके टुकड़े का कोई अर्थ नहीं होता, वे ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे कल, पर, इनमें से क, ल, प, र का टुकड़ा करने पर कुछ अर्थ नहीं है, अतः ये क्या हो जाते हैं? निरर्थक हो जाते हैं। हम कह सकते हैं मात्रा विहीन शब्द। एकदम सिंपल ट्रिक बता रहे हैं, लिख लीजिएगा। कभी भी आप योग क्या होगा, ऋण शब्द में क्या होंगे? कंफ्यूज नहीं होंगे। ऋण शब्द मतलब मात्रा विहीन शब्द। हम अपने भाषा में इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ऋण शब्द वह शब्द होते हैं जो मात्रा विहीन होते हैं, ठीक है, और उन शब्दों को या वर्णों को या अक्षर को अलग करने पर उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, वो क्या हो जाते हैं? निरर्थक हो जाते हैं। ठीक है, तो ऋण शब्द क्या है? मात्रा विहीन शब्द। ऋण शब्द क्या है? मात्रा विहीन शब्द। ठीक है, अब हम बात करते हैं यौगिक शब्द का। तो यहां क्या कह रहा है? शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हो वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि कोई शब्द कई सार्थक शब्दों से मिलकर बना हो। सार्थक शब्द कब होगा? जब हर शब्द का क्या हो? अर्थ निकले। हर शब्द का अर्थ निकले। जैसे यहां पे एक शब्द दिया है देवालय, तो दे का अर्थ निकल रहा है, दे माने देना, और उसके बाद वाह, वाह माने बोलो, बताओ, देवालय है ना, वाह मीन्स क्या होता है? अरे दे माने देना, वाह मीन्स वायु यार। और यहां पे हो जाता है क्या? लय हो जाता है, या यहां ऐसे आप समझिए तो और अच्छे समझ पाएंगे। अब जैसे एक शब्द है आपके समझ क्या? देवालय, ऐसे समझेंगे तो आप ज्यादा समझ पाएंगे। अब हम इसको विभाजित करते हैं तो हम क्या करेंगे? देव धन आलय। तो देव माने क्या हो जाएगा? देवता। क्या हो जाएगा भाई? यानी देव जो है वो सार्थक शब्द है क्योंकि एक अर्थ दे रहा है। देव क्या है? एक सार्थक शब्द है, ठीक है, वह क्या कर रहा है? अर्थ दे रहा है। अलग करने पर भी अर्थ दे रहा है। तो आप कह सकते हैं कि क्या ये जो यौगिक शब्द होता है वह क्या होता है? अर्थपूर्ण शब्द होता है। और अलग करने पर यानी ऐसे शब्द जो कि अर्थपूर्ण हो,
साथ ही विच्छेद करने पर भी अर्थ समाप्त न हो, यानी विच्छेद करने के बावजूद भी अगर वो अर्थपूर्ण रहे तो उन्हें यौगिक शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। जस्ट लाइक हम कहते हैं भैया, यहां पे दिया है जैसे देवालय, देवधन आलय यानी देवता का घर, आलय मीन्स घर। इसी तरीके से दिया है आपका राजपुरुष, राजधन पुरुष। क्या दिया है? राजधन पुरुष। इसके अलावा अगर देखा जाए हिमालय, तो हिम धन आलय, यानी हम देवदूत, देवधन दूत। ये सभी क्या है? दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं, यानी विच्छेद करने पर भी दोनों का अर्थ था। जैसे देखा, तीन हो गए। अब ये देखिए, समझिएगा आप। देखिए, समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम बार बार आपसे कहते हैं कि रटने से ज्यादा समझने पर क्या करिए? फोकस करिए। एक बात लेंगे तो आपको हमेशा याद आएगा। जैसे हम बात करते हैं पहले की, हम लोग पढ़ रहे हैं व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। व्युत्पत्ति के आधार पर अगर हम शब्द की बात करें तो ये होते हैं तीन। कौन कौन सा होता है? तो पहले होता है ऋण शब्द। ऋण शब्द मतलब ऋण जो है ओकर नाम है ऋण। ऋण मतलब जैसे गौवा में कहल जाला ना, सब्जी और अथुआ रहला तो कहलन का भी ऋण हो गला। ऋण मतलब कौनो काम के नहीं। ऋण मतलब कौनो काम के नहीं है। तो इहो ऐसे ही है, जैसे ही अलग अलग करबे कौनो काम के न रह गई। हाँ, एक साथे अरेंज करबे तो कौनो अर्थ प्रकट करी, लेकिन जैसे ही अलग कर देबे कौनो अर्थ प्रकट न करी। अब दूसरा है का यौगिक शब्द। यौगिक शब्द तो इसमें क्या है? अर्थपूर्ण शब्द होता है और विखंड करने पर, बांटने पर भी ये अर्थपूर्ण रहता है। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि बांटने पर इसका अर्थ खत्म हो जाए। तीसरा पर देखते हैं योग ऋण। वे शब्द जो यौगिक तो है किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वो योग ऋण कहलाते हैं। ठीक। अब कबई कैसे हुई? कुछ मत करा, हमारे लाइन में किताबी भाषा मत नोट करो। अगर किताब से ही पढ़ना है, किताब ही भाषा नोटिस करना है, नोट करना है, तो फिर हमारी क्या आवश्यकता है? तो आप हमारा लैंग्वेज यूज करिए। ऐसे शब्द जो पर्यायवाची हो, ऐसे शब्द जो किसी के पर्यायवाची हो, वो क्या कहलाएंगे? योग ऋण शब्द कहलाएंगे। एक एक लाइन का डिफिनेशन है। ऐसे शब्द जिनका कोई क्या निकले, जो किसी के पर्यायवाची हो। जैसे पंकज पर्यायवाची है, दशानन पर्यायवाची है, पर्यायवाची है कि नहीं? तो आप सीधे कह सकते हैं कि भैया ऐसे शब्द आपको कभी दे दिया जाए, हम शब्द आपको दे देते हैं, मान लीजिए 2-3 शब्द दे देते हैं। ठीक है, हम आपको 2-3 शब्द देते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर सही कौन दे पाता है। जैसे मान लीजिए हम यहां पे आपको दे रहे हैं, एक यहां स्पेस है, यहां पे हम आपसे कुछ पूछ ले रहे हैं। जैसे हमने आपको ये शब्द दिया, जैसे हमने दिया कमल। क्या दिया हमने? कमल। हमने कहा भैया बताओ कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल किस प्रकार का शब्द है? हाँ, योग। अगर एक मिनट, कमल पर्यायवाची कहाँ है? कमल पर्यायवाची है किसी चीज का? कमल तो कमल ही है। कमल तो कमल ही है, वो थोड़ी किसी का पर्यायवाची है। उसका पर्यायवाची अलग अलग हो सकता है, पंकज हो सकता है, नीरद हो सकता है ना, तो उसका पर्यायवाची हो सकता है। कलम कमल तो कमल ही है। अब देखिए, ये एक तरीके से क्या है? ऋण शब्द है, क्योंकि अगर हम इसको अलग कर दे तो क्या हो जी? क हो जी, म हो जी और ल हो जी। और न क का कोनो अर्थ है, न म का कोनो अर्थ, न ल का कोनो अर्थ है। तो ये आपका सीधे सीधे क्या हो जाएगा? ऋण। क्या हो जाएगा? ऋण। अब हम आपको दे रहे हैं एक शब्द राज
तो राजपुत्र कौन सा शब्द है? कौन है? यौगिक शब्द, क्योंकि इसका हम खंड कर देते हैं। जैसे खंड करेंगे तो क्या होगा? राजधन पुत्र, यानी राजा का पुत्र। दोनों ही अर्थपूर्ण है, दोनों ही क्या है? अर्थपूर्ण है। अब हम देते हैं आपको गजानन, या हमने दे दिया आपको पीतांबर। हाँ, जैसे हमने आपको दिया दशानन, तो ये सब क्या हो जाएंगे? योग ऋण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? योग ऋण हो जाएंगे। अब शब्दों को पहचानने में कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो एक तो भाई क्लियर हो गया, किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर। अब हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये 4 रूपों में विभाजित होते हैं। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की कुल संख्या कितनी? 4। व्युत्पत्ति के आधार पर 3, उत्पत्ति के आधार पर 4। कौन कौन सा? तो सबसे पहले क्या है? तत्सम शब्द। तत्सम आपको हमने पढ़ाया है। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, क्षेत्र और वायु, रात्रि और सूर्य, ये सभी शब्द क्या है? तत्सम। अभी तत्सम और तद्भव पर हम लोग विस्तृत डिस्कस या उसको हम लोग अच्छे से अभी पढ़ेंगे, तो आगे और इसको अच्छे से अभी हम लोग जानेंगे। अब क्या है तद्भव? जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए वो तद्भव कहलाए। जैसे अग्नि से क्या हो गया? आग। क्षेत्र से क्या हो गया? खेत। रात्रि से क्या हो गया? रात। और सूर्य से क्या हो गया? सूरज। सूर्य से क्या हो गया? सूरज। तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? तद्भव। क्या कहलाएंगे? तद्भव। अब बात करते हैं देशज। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए वो देशज कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट और खटखटाना ना। मतलब ऐसे शब्द जिन पर क्षेत्रीय बोली का प्रभाव हो और जो कि क्या किए जाते हो? भाषा लेखन में प्रयोग किए जाते हो। भाषा लेखन में क्या करते हो? प्रयोग किए जाते हो। अब बात करते हैं विदेशज या विदेशी शब्द। तो भारत पे क्या हुआ? बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए ना। सबसे पहले भारत पर बताइए कौन सा आक्रमण हुआ? भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण किन किन लोगों ने किया? भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण किन लोगों ने किया था? ईरानियों ने। किसने किया था? ईरानियों ने किया था। हखामनी वंश के राजाओं ने किया था। इसके बाद यूनानी, यूनानी में सिकंदर। और इसके बाद हम देखते हैं और मध्यकाल में जाते हैं तो हिंद, यवन, शक, पहवन, कुषाण, इनके द्वारा आक्रमण होता है। मध्य भारत में जाते हैं तो अरबी, तुर्की, पठान, मुगल, अफगान, इनके द्वारा आक्रमण होता है। आधुनिक काल में जाते हैं तो ब्रिटिश में आपका फ्रांसीसी हुए, डच हुए, पुर्तगाली हुए, अंग्रेज हुए, स्वीडिश हुए। ठीक है। उन लोगों को द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है? वो लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ पे अपने सत्ता या शासन को चलाते हैं। तो भारत कई देश के संपर्क में रहा। कई देश के संपर्क में रहने के कारण जब आपके भाषा में उनके भाषा का प्रयोग होने लगे, ठीक है, जब आपकी भाषा में क्या हो? उनके भाषा का प्रयोग होने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं? विदेशज। जैसे स्कूल, अनार, आम, अचार, पुलिस, टेलीफोन और रिक्शा, ऐसे शब्द ये सब क्या है? आपके विदेशीय प्रभाव से भारत में विकसित हुए, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? विदेशज कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेशज। अब यहां पे जैसे कई बार परीक्षाओं में कुछ शब्दावलियां दे देता है
और पूछता है कि बताइए ये शब्द कौन से हैं, तो ये वाला पार्ट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से है बड़ा महत्वपूर्ण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो, या बाद में इसका हम छोड़ दे रहे हैं, जब वीडियो देखिएगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको एक अच्छे से नोट करके पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब आइए बात करते हैं एक एक बिंदुओं पर। तो पहले हम देखते हैं कि अंग्रेजी के कौन कौन से विदेशी शब्द हैं। तो यहाँ पे क्या है, कॉलेज, पेंसिल, टेलीविजन, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट, साइकिल और बोतल, ये सभी जो है वो क्या है, अंग्रेजी के शब्द हैं। साथ ही फारसी की बात करें तो अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, बर्फ, रुमाल, आदमी, चुगलखोर, गंदगी और चापलूसी, ये सब क्या है, फारसी शब्द है। यही अगर अरबी की बात करें तो औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फकीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक और गरीब, ये क्या है, अरबी है। वही तुर्की की बात करें तो कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दरोगा, बहादुर। पुर्तगालियों की बात करें तो आचार, आलीपन, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी और तौलिया। अब देखिए फीता, साबुन, तंबाकू, काफी, कमीज, इन सारे शब्दों का प्रयोग हम अपनी बोलचाल की भाषा में करते हैं। हालांकि हमने बोलल जाई हिंदी, लेकिन वही हिंदिया में हम लोग का करल जी एहू भाषा का प्रयोग करत रहल जाला, और हम लोग कभी नहीं समझ पावल जाला कि का विदेशक शब्द है। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर दिए हैं कि आप विदेशक तो समझे ही, ये भी समझ जाएं कि ये है कौन सा, अरबी है कि तुर्की है कि अंग्रेजी है कि पुर्तगाली है। अब बात करते हैं फ्रांसीसी का, पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू और बिगुल। यही चीनी की बात करें, तूफान, लीची, चाय और पटाखा। यूनानी, टेलीफोन, टेलीग्राम, एटम और डेल्टा। जापानी में है रिक्शा और डच में है, हाँ। तो हम लोग आम बोल चाल में इन शब्दों का प्रयोग तो करते हैं, पर हम ये नहीं जान पाते कि ये शब्द मूल रूप से है क्या। एग्जामिनर आपसे परीक्षा में कई बार इन शब्दों को देकर पूछ लेता है आपसे कि ये शब्द देशज है कि विदेशज। वो दे देगा इनमें से किसी एक विदेशी शब्दों का चुनाव कीजिए, 4 ऑप्शन दे देगा, आपको पता नहीं रहेगा तो आप चुनाव नहीं कर पाएंगे। अब वो थोड़ा और डीप पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है कि विदेशज में भी कहाँ का है, तुर्की है कि अरबी है कि पुर्तगाली है कि डच है कि यूनानी है। तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा, यहां से एक आध प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकता है। आगे चलते हैं और अब हम लोग प्रयोग के आधार पर शब्दों की बात करते हैं। ये हमारा लास्ट भाग है शब्द के संदर्भ में। तो यहाँ पे प्रयोग के आधार पर शब्दों की बात करें तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधन, समुच्चय बोधन और विस्मय बोधन, यानी इन शब्दों के रूप में क्या किया गया है, इसको विभाजित किया गया है। और ये सारा पोर्शन हम लोगों को क्या करना है, अभी व्याकरण में पढ़ना है। अभी हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विश्लेषण और इन सारी चीजों पे विधिवत चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि ये सारा यानी प्रयोग के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं वो कितने होते हैं भाई, 8। तो पहले 3 फिर 4, अब कितना, 8। ठीक है, पहले 3 फिर 4 और फिर 8, यानी इस तरीके से सबसे पहला विभाजन जो है वो क्या है, व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर 3, उत्पत्ति के आधार पर 4, प्रयोग के आधार पर 8। अब हम बात करेंगे अंतिम में, और वो है क्या, आपका अर्थ के दृष्टि से या अर्थ के आधार पर। तो ये हम लोग का क्या है, अंतिम विभाजन है अर्थ के दृष्टिकोण से। तो अर्थ के दृष्टिकोण से ये होते हैं 2 ही। अर्थ के दृष्टिकोण से कितने होते हैं, 2। पहला होता है सार्थक, दूसरा होता है निरर्थक। जैसे
जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ हो वो सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे रोटी, पानी, ममता और डंडा। निरर्थक शब्द की अगर बात करें तो रोटी वोटी, पानी वानी, डंडा वंडा, लात मुक्का, ठीक है, ये सब क्या है? जैसे तो लोग कहले ना, का हो खाना वाना खैला, सुतबा उतबा, तो सुतबा तो ठीक है, उतबा का है, खाना तो ठीक है, वाना का है, ठीक है, नचबा उचबा, तो नचबा तो ठीक है, उचबा का है। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम सार्थक के साथ किसी शब्द का प्रयोग करें बोलचाल की भाषा में, पर वो शब्द का कोई अर्थ ना निकले, तो वो शब्द आपका क्या कहलाएगा? निरर्थक कहलाएगा। ठीक है, जिस शब्द का अर्थ निकले वो सार्थक, जिस शब्द का अर्थ ना निकले वो क्या हो जाए? निरर्थक ना। खाबा वाबा, खाबा का तो निकलल, वाबा का निकली नहीं, ठीक हो। जैसे नाचा वाचा, तो नाचा तो ठीक हो, वाचा के निकली नहीं। तो सुत्ता उत्ता, सुत्ता उत्ता, तो सुत्ता तो ठीक हो, उत्ता का कोनो अर्थ ना। तो इसी तरीके से ये आपका जो तीनों विभाजन था वो हो गया आपका क्लियर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो शब्द है वो हो गया क्लियर। देखिए हम पॉइंट्स बता दे रहे हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो भाई हम सबसे पहले क्या पढ़े? पहले पढ़ा क्या? तो हम पढ़े पहले शब्द। क्या पढ़े हम लोग? शब्द पढ़े। और इसका हम लोग क्या पढ़े? परिभाषा। क्या पढ़े पहले हम लोग? परिभाषा पढ़े। फिर हम लोग पढ़े क्या भाई? भेद। भेद कितने हुए? 3। भेद कितने हुए? 3। भाई शब्द के कितने भेद? शब्द के कितने भेद थे? 3 या 4? 4। चलिए शब्द के कुल कितने भेद हो गए भाई? 4। अब पहले भेद की बात करें तो पहला है क्या है? तो व्युत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा है प्रयोग के आधार पर। और अंतिम में भाई अर्थ के आधार पर। यानी हम लोग 4 बिंदुओं पे क्या किए थे? चर्चा किए। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों की संख्या 3, उत्पत्ति के आधार पर कितने? 4, प्रयोग के आधार पर हो गए 8, और अर्थ के आधार पर हो गए। यानी कुल विभाजन हो गए 4 3 7 2 9 8। हाँ, तो कुल इतना विभाजन आपका क्या हो गया? हो गया। तो इस तरीके से शब्द भी आज हमारा क्लियर हो गया। इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कल हम लोग सब, अब वाक्य डिस्कस हो गया, शब्द डिस्कस हो गया, पद, पदबंध और उपवाक्य, ये 3 चीज हमें आपसे डिस्कस करना है। फिर हम लोग संज्ञा सर्वनाम पे बढ़ेंगे। मैं ये चाहता हूं कि आप जैसे जानते हैं कि भाई भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण, ध्वनि या अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, शब्द, वर्ण, ध्वनि या अक्षर। इस उससे बड़ा शब्द, उससे बड़ा पद, उससे बड़ा पदबंध, उससे बड़ा उपवाक्य, उपवाक्य से बड़ा वाक्य। तो आप वाक्य क्या होता है, वाक्य के कितने भेद होते हैं? क्लियर। शब्द क्या होता है, शब्द के कितने भेद होते हैं? क्लियर। वर्ण और अक्षर आप स्वर और व्यंजन पढ़ चुके हैं। 3 केवल मूल रूप से बचता है, पद, पदबंध और उपवाक्य। हालांकि उपवाक्य भी हम वाक्य में बता चुके हैं, केवल आपको पद और पदबंध बताना है। उसी समय हम आपको उपवाक्य भी क्या करेंगे? बता देंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, नहीं वीडियो हो जाएगा बड़ा।
और फिर रह जाएगा यूट्यूब पर पड़ा, तो इसलिए इसको देख लीजिएगा। ठीक, तो जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।